अगर हम लोग पास्ट हिस्ट्री में जाके देखें तो ये एक पर्सन है, इनको आप लोग बाई फेस नहीं जानते हो, कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, पर इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसका नाम बता देता हूँ, इनका नाम है लुइस नील। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और अगर मैं इनके कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इन्होंने बताया था, इन्होंने एक्सप्लेन करा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। आपको याद होगा एक सीरीज चल रही है, पुराने लेक्चर्स के अंदर हमने बात डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात की थी। हमने फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और एंटी फेरो, फेरी, इन सब के बारे में चर्चा की थी। तो लुइस नील जो थे ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे और इन्होंने जो था कॉन्सेप्ट बताया था एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का। इन्होंने बताया था कि ये जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो या इस तरीके के जो डोमेन्स का अलाइनमेंट है, डायपोल्स का अलाइनमेंट है, इसको एंटी फेरोमैग्नेटिज्म का नाम दिया था। ये काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था इनका। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्यूरी के कंट्रीब्यूशन की, क्यूरी टेम्परेचर के और क्यूरी के बारे में बात करें तो आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था कि हम लोगों ने पुराने लेक्चर में देखा था कि जब भी अगर फेरोमैग्नेटिज्म को अगर टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाए क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो फेरोमैग्नेटिक था वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो क्रिटिकल टेम्परेचर था उसको हमने डेडिकेट कर दिया था क्यूरी को और कह दिया था कि ये क्यूरी टेम्परेचर, उसको नाम दे दिया गया था जस्ट एन ऑनर की तरह, ठीक है। इसी तरीके से सेम प्रॉपर्टी देखी गई एंटी फेरो में भी, यानी कि हमने देखा कि अगर हम एंटी फेरो भी पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसका टेम्परेचर एक क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करता है। यानी कि मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में बताया था कि जो भी मैग्नेटिक मेटल्स होते हैं उनके अंदर टेम्परेचर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है वो पूरे उनके, देखो कोई भी चीज अगर मैग्नेटिक है तो उसके अंदर क्या है, डायपोल्स हैं, डायपोल्स का अरेंजमेंट है, एक सिंक्रोनाइजेशन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ने से क्या होता है, उनके अंदर का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और ये सेम कॉन्सेप्ट फेरो में था, ये सेम कॉन्सेप्ट ही एंटी फेरो में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एंटी फेरो का टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर को एक्सीड करवा दें तो वो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मतलब जिसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है, यानी कि डिस्टर्ब्ड सीक्वेंस। वहीं पे फेरो, एंटी फेरो या कोई भी और मेटल ले लेता हूँ, उसके अंदर क्या है, एक एक यूनिवर्सल या सॉरी कह सकते हैं एक यूनिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस वाले मटेरियल्स की और नॉन सीक्वेंस वाले मटेरियल की, तो वही यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो सीक्वेंस में नाम आ जाएगा फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो। और जो नॉन सीक्वेंशियल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर किसी भी तरीके का सिंक्रोनाइजेशन नहीं मिलता, कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता, वो हो जाते हैं पैरा। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक से अगर ब्रॉडली सेंस में बात करी जाए तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर किसी भी तरीके का बड़ा सीक्वेंस नहीं है, कोई पैटर्न खास देखने को नहीं मिलता है। तो फेरोमैग्नेटिक, उसको अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद, और वो क्रिटिकल टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर। इसी तरीके से जब एंटी फेरो को भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर को क्रॉस करेंगे तो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस क्रिटिकल टेम्परेचर का हमने नाम दे दिया था टी एन। यहाँ पे टी एन का क्या मतलब हो गया, दिस इज नील टेम्परेचर। तो एज एन ऑनर हमने उनको नील टेम्परेचर नाम दे दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो नील जो लुइस नील थे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया था, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म को समझाया था, जो कि काफी बड़ा काम है। अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करते हैं, वहां पे जाके देखते हैं तो ये उनको ऐसा ऑनर देने के लिए इस क्रिटिकल टेम्परेचर को नील टेम्परेचर नाम दे दिया गया। नाउ मेरा नाम प्रांजल है और इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे नील्स के कंट्रीब्यूशन की, नील टेम्परेचर और नील लॉ दोनों को समझेंगे। तो नील टेम्परेचर लगभग क्लियर होगा, नील लॉ को भी हम लोग जानेंगे और देखेंगे कि कैसे कर्व, किस तरीके कर्व ड्रॉ करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि फेरोमैग्नेटिक को अगर हम उसका टेम्परेचर टी से ग्रेटर देन टीसी कर देते हैं तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस टीसी को नाम दे दिया था क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरीके से हमने देखा कि अगर एंटी फेरो को भी हम एंटी फेरो का भी टेम्परेचर टी एन को क्रॉस करवा दें, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा कर दें, तो वो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो टी एन था इसको हमने नाम दे दिया नील टेम्परेचर। अब तक आपको नील टेम्परेचर समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन इजिली लिख सकते हो। अगेन, अब एक और चीज थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं। तो मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो पैरामैग्नेटिक जो कन्वर्ट होके आए हैं ना, ये ओरिजिनल से डिफर करेंगे। ये चीज हमने फेरो में सीखी थी पुराने लेक्चर में। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई एक फेरो था, उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो पैरा में कन्वर्ट हो गया, लेकिन खास बात ये थी कि ये जो पैरा कन्वर्ट होगा ये काफी हद तक अलग होगा एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल पैरा। और ये किसने बताया था, इस चीज का काम करा था हमारे क्यूरी वेस्ट लॉ ने। तो क्यूरी वेस्ट लॉ भी आपको क्लियर हो गया होगा, लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, पुराने लेक्चर देख सकते हैं। तो क्यूरी वेस्ट ने बताया था, क्यूरी वेस्ट लॉ ये बताता है कि जो पैरामैग्नेटिक जो कन्वर्ट होगा, यानी कि फेरो टर्न्ड पैरा जो ओरिजिनल पैरा से डिफर होंगे, वो कौन बताता है, वो बताता है क्यूरी वेस्ट लॉ। उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का ना। इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा, यानी कि एंटी फेरो जो पैरा में कन्वर्ट हुए, ये पैरा ओरिजिनल पैरा से डिफरेंट होंगे। और इसको कौन बताएगा, कितने डिफरेंट होंगे, ये बताता है आपका नील्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नील्स लॉ कभी कभी हमारे मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि नील्स लॉ कभी पूछ लिया जाता है तो हम लोग नील टेम्परेचर लिखाते हैं, तो ये आंसर गलत है। नील टेम्परेचर वो क्रिटिकल टेम्परेचर है
जिसके बाद एंटी फेरो पैरा में कन्वर्ट होगा। और नील्स लॉ क्या है, ये वो लॉ है जो बताता है कि जो पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट होके आया है वो ओरिजिनल पैरा से कितना अंतर रखता है, यानी कि ओरिजिनल पैरा से कितना डिफरेंट है। ठीक है, करते मैथमेटिकली जरा देखते हैं कि नील्स लॉ जो हमने अभी सीखा है वो कैसे एप्लीकेबल होता है और किस तरीके से वो बताता है कि क्या अंतर होगा। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक, नॉर्मल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो उसके अंदर हमने रिलेशन देखा था कि ससेप्टेबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन था, यानी कि जो ससेप्टेबिलिटी है और जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा होगा ससेप्टेबिलिटी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर हमने फेरोटर्न पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, यानी कि ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो अपने जिनका टेम्परेचर जो है वो क्यूरी टेम्परेचर को पार कर चुका है और वो पैरा में कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे हमने देखा तो क्यूरी वेस्ट लॉ ने बताया कि यहाँ पे इनकी ऐसे सब्सटेंस की, यानी कि ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो कन्वर्ट हो चुके हैं पैरा में, उनकी ससेप्टेबिलिटी जो होगी वो सीसी यानी कि कांस्टेंट हो गया, क्यूरी कांस्टेंट डिवाइड बाई टी माइनस टीसी था। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, यानी कि केवल टी नहीं था, माइनस टीसी भी था। और ये हमें बताया था क्यूरी वेस्ट लॉ ने। तो क्यूरी वेस्ट लॉ ने ये चीज क्लियर करी थी कि अब यहाँ पे देख सकते थे हम लोग कि पैरा जो ओरिजिनल पैरा है और जो फेरोटर्न पैरा है, इनके अंदर से इनकी ससेप्टेबिलिटी के फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एंटी फेरो टर्न्ड पैरा, कब, जब उनका टेम्परेचर ग्रेटर देन टीएन है, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर टीएन से पार करोगे तो भाई एंटी फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। ये जो पैरामैग्नेटिक मेटेरियल होंगे इनकी अगर ससेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो इनकी ससेप्टेबिलिटी जो होगी वो सीसी डिवाइड बाई टी प्लस टी एन हो जाएगी। ठीक है, और ये हो जाता है आपका नील्स लॉ। तो आई होप नील्स लॉ क्लियर हो गया होगा। तो नील्स लॉ ने क्या करा, उन्होंने बताया कि मैथमेटिकली उन्होंने ये चीज प्रूव करके दिखाई कि किस तरीके से ओरिजिनल पैरा से यहाँ पे फेरो और एंटी फेरो ये कैसे अंतर करते हैं। तो फेरो कितना अलग है ओरिजिनल पैरा से, ये बताया क्यूरी वेस्ट ने, और एंटी फेरो कितना अलग है पैरा से, ये बताया नील्स लॉ ने। तो आई होप नील्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, कर्व ड्रॉ करके देखते हैं ससेप्टेबिलिटी और टेम्परेचर का। तो पुराने लेक्चर के अंदर हमने ये दो कर्व ड्रॉ करे थे, हमने फेरो और पैरा के कर्व ड्रॉ कर रखे थे, जिसमें पैरा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के। तो जस्ट यहाँ पे मिडिल कर्व हमने दिखाया है ऑरेंज कलर का ना। फेरोमैग्नेटिक जो होगा वो क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर पहले जाके देखोगे तो अलग तरीके का बिहेव कर रहा होगा, लेकिन आफ्टर क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे ही हम टीसी को क्रॉस करेंगे तो देख सकते हो जस्ट पैरेलल मूव करता है पैरामैग्नेटिक के। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नाउ अगर यहाँ पे हम एंटी फेरो का कर्व बनाने की कोशिश करें इसी के अंदर नील्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए, तो ये कुछ इस तरीके कर्व हमें देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो क्रिटिकल टेम्परेचर से पहले, यानी कि टीएन से पहले अगर जाके देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि ससेप्टेबिलिटी राइज हो रही टेम्परेचर के साथ। ये एक बड़ा यूनिक फीचर होता है एंटी फेरो का, यानी कि जैसे जैसे अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो काम कर रहे हैं, यानी कि टीएन से कम अगर हमारा टेम्परेचर है, तो ऐसे केस में एंटी फेरो का ससेप्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, जबकि ये प्रॉपर्टी जो खास प्रॉपर्टी है ये किसी में शो नहीं करती है। चाहे आप फेरो देख लो, चाहे आप पैरा देख लो, चाहे फेरो देख लो, फेरो में भी देखो ससेप्टेबिलिटी डाउन है, पैरा में तो डाउन होती है टेम्परेचर बढ़ने पे। लेकिन अगर हम खास बात करते हैं एंटी फेरो की, तो एंटी फेरो के अंदर ये बहुत ही खास बात है। एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की यही सबसे एक क्रूशियल बात होती है कि इनके अंदर अगर हम टेम्परेचर टीएन से कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम पे काम कर रहे हैं, यानी कि एंटी फेरो मैग्नेटिज्म मेंटेन है, तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे ससेप्टेबिलिटी राइज अप करती है। देख सकते हो यहाँ पे कितनी तेजी से राइज अप करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ससेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट अप टू द पॉइंट ऑफ टीएन, यानी कि टीएन टेम्परेचर तक। और जैसे ही तुम टीएन को पार करोगे तो आपका एंटी फेरो पैरा में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब वो पैरा में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक कर्व को जस्ट फॉलो करने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए देख सकते हो अगर मैं फेरोमैग्नेटिक की बात करूं तो टीसी के बाद देखो ये पैरेलल आ गया लगभग पैरा के। इसी तरीके से अगर मैं एंटी फेरो की बात करूं तो जस्ट टीएन के बाद देख सकते हो टीएन से पहले तक अलग चल रहा था, जैसे ही आप टीएन को पार करोगे तो देखो ये भी जस्ट पैरेलल आ जाएगा पैरामैग्नेटिक के। तो एंटी फेरो, पैरा और फेरो जैसे ही अपने क्रिटिकल टेम्परेचर को पार करेंगे, सॉरी एंटी फेरो और फेरो जैसे ही अपने क्रिटिकल टेम्परेचर को पार करेंगे तो ये पैरामैग्नेटिक के कर्व को पैरेलली फॉलो करने लग जाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ पे एक कर्व और बनाया जाता है जो कि होता है इन्वर्टेड कर्व होता है, यानी कि 1 अपॉन ससेप्टेबिलिटी कर्व होता है, और टेम्परेचर के साथ अगर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमने देखा था हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो अगर हम 1 अपॉन ससेप्टेबिलिटी के कर्व को ड्रॉ करेंगे, और इसको हम लोग इन्वर्टेड कर्व भी कहते हैं, तो इन्वर्टेड कर्व अगर ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो ये पैरामैग्नेटिक का कर्व हो गया। नाउ फेरोमैग्नेटिक का कर्व अगर बना लें तो एक थोड़ा सा आगे बढ़ के आएगा, और वहीं पे कब होगा फेरोमैग्नेटिक का, जब टी ग्रेटर देन टी सी होगा। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं एंटी फेरो का, तो ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा टी ग्रेटर देन टी एन पे। ये कर्व बनेगा तभी जब टी ग्रेटर देन टी एन और टी ग्रेटर देन टी सी, यानी कि अगर जनरलाइज बात करूं तो ये इन्वर्टेड कर्व तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं जब टेम्परेचर
हमारा पार कर गया क्रिटिकल टेम्परेचर को, यानी कि जब आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट हो चुका है उसके बाद, यानी कि उसके बाद का केस है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने नील्स लॉ और नील्स टेम्परेचर के ऊपर चर्चा करी थी। यहाँ पे ये मैग्नेटिक मटेरियल की सीरीज लगभग खत्म होती है, क्योंकि हमने अब तक जितने ही पार्ट बनाए हैं, हमने क्यूरी लॉ देखा था, टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन चल रहा था, एक्चुअली वो पार्ट भी खत्म कर दिया मैंने। मैग्नेटिक मटेरियल तो पहले ही खत्म कर चुका था मैं, एंटी फेरो, फेरो और फेरी, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। जो बचा रह गया था वो था टेम्परेचर के साथ इनका रिलेशन, तो टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन मैंने इस पार्ट में खत्म कर दिया। अब आने वाले लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट पार्ट्स पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल के और कौन-कौन से पहलू हैं जो अभी तक कवर नहीं हुए। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।